नाइस, ये खरखराहट का इशू कुछ और है। देखो नहीं है, मैं ले आता हूँ। तो तुम्हारे वाले तो बहुत लेट। एक नॉर्मल लीड ट्राई करो ना, नॉर्मल लीड मंगा लो। एक नॉर्मल लीड है ना, यहीं आसपास में कहीं मिलती हो तो। देखो चालू हो गई क्या आवाज़, देख लेना उधर से, है ना। नॉर्मल लीड ट्राई कर लो। हाँ भाई, अब तो मेरा ज़्यादा गला क्लियर हो गई आवाज़, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही होगी ना। वो ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये है ना, जैसे ये यहाँ लगा सकते हैं अपन। ये तो अपने उसमें ही है, ऐप में। हाँ, इसमें लगा दो जल्दी से। हाँ भाई, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के पेशेंस का। ठीक है, नहीं तो ऑलमोस्ट रोज का हमारा इसी पे कम से कम 5 से 10 मिनट इस पे चला जाता है मेरा, हर बैच के अंदर। ये थोड़ा सा एक लीड का इशू हो रहा है बस। पिछली बार हम लोगों ने डोमेन और रेंज में, रेंज पे आ गए थे मेरा जहाँ तक ख्याल है, शायद। और रेंज के अंदर भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज बता दी थी, मैं जितना याद है मेरे को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज मैंने आपको बताई थी ना पिछली बार, है ना, उसमें साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज मैंने आपको पिछली बार बताई थी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, पहले आप फटाफट से एक क्वेश्चन की रेंज मुझे बता दीजिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप मुझे बताने वाले हो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos x - 7/3, इसकी रेंज बताओ। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। हाँ भाई,
बताइए। हाँ हाँ। बस पहले चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा खिजार, बाकी फिर तेज चलेंगे अपन। X2 बैच 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। वैसे आप मेरे से ये सब मत पूछा करो यार, ये उसमें देख लिया करो, मैं थोड़ा कमजोर भी रहता हूँ इस समय, फिर मैं पता है कुछ का कुछ बोल दूंगा। हाँ, जे से हो जाएगा। अच्छा, और चेरी का आंसर आ गया -16/3 से 2/3 है ना। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ने पूछा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जिसे जानते हो से जिसे जानना है। मैं इसमें इसकी रेंज जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल कि cos x की रेंज जो होती है ना वो -1 से +1 तक होती है। अब किसी ने 3 cos x करा तो इसकी रेंज हो जाएगी 3 से -3 के बीच में हो जाएगी। अब किसी ने अगर 3 cos x में अगर माइनस का 7/3 करा तो सब में से माइनस का 7/3 होगा, तो 3 - 7/3 -3 माइनस का 7/3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला करके कितना हो गया, माइनस का 16/3। ठीक है, और ये आपका y हो ही गया है, और ये अगर देखा था 9 में से 7 गया 2/3। तो इसलिए बच्चे ने सही जवाब दिया है कि रेंज हो जाएगी -16/3 से लेकर के 2/3 हो जाएगी। एकदम परफेक्ट रिप्लाई है ना, है ना। तो मेरा तो ख्याल है शायद ये तो बहुत ही सिंपल था, पिछली बार मैंने आपको जाने से पहले इसका बताया था। अच्छा, अब देखो इसी में क्या है ना, थोड़ा कई बार घालमेल भी हो जाता है ना, याद रखना है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया y इज इक्वल में 4 tan x इंटू cos x, ठीक है, tan x इंटू cos x, और फिर रेंज पूछ ली मान लो, तो अब आपको लगेगा इससे इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला काम क्या, अब सर tan x की तो रेंज ही नहीं पता। देखो एक्चुअल में क्या है, पहले सॉल्व करते हैं। 4 tan x का मतलब होता है sin x बाई cos x, राइट है, और यहां पे भी cos x है, तो आप cos x से cos x काट दोगे तो आपको 4 sin x आ जाएगा। इसका मतलब ये कि रेंज तो आपको 4 sin x की बतानी है, बिल्कुल आपको 4 sin x की रेंज बतानी है। तो आप अपने दिमाग में सोच रहे होगे कि सर -4 से लेके +4 के बीच में, क्योंकि sin x की रेंज 1 से -1, तो इसकी -4 से 4। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब आप है ना ऐसे किसी को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे cos x से cos x को काटा, तो आपने एक चीज पे हाथों हाथ एक प्रतिबंध लगा दिया कि cos x भैया तुम 0 मत होना बस, क्योंकि हम 0 से 0 नहीं काट सकते, तो cos x 0 नहीं होगा। अब जहां जहां cos x 0 नहीं होगा, मतलब पहले ही सोचो cos x 0 जहां भी होता है ना, वहां sin x का क्या होता है। cos x जहां पे भी 0 होता है वहां पे sin x या तो 1 बना रहा होता है या -1 बना रहा होता है। इसका मतलब ये कि cos x अगर 0 नहीं होगा, इसका सीधा मतलब sin x ने +-1 से तौबा कर ली साहब। अब मैं +-1 नहीं दे सकता, अगर +-1 नहीं दे सकता तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लोज साइन है ना, -1 और +1 वो भी रुक गए। इसका मतलब ये कि -1 से +1 ले नहीं सकेगा, इसलिए आपकी रेंज भी ओपन -4 से 4 हो जाएगी। अब इस चीज को जिनको समझ में आ गया बेस्ट है, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा सुनो। हाँ लगा दो, ठीक है। sin x बेसिकली है ना, ध्यान रखना, होता तो -1 से 1 है, लेकिन क्योंकि -1 और +1 रुक गए, इसलिए अब आपके पास चॉइस हो गई कि -1 और +1 पे ये जो इक्वल का साइन ही हटा दो। अब जैसे आप इक्वल का साइन हटाओगे तो 4 sin x करते ही यही गाड़ी 4 से -4 से +4 में हो जाएगी। इसका मतलब कि रेंज -4 से 4 ओपन में हो जाएगी, ऐसे समझिए आप, राइट है, ऐसे, ठीक है। आवाज इसमें लो रहती है, इसीलिए मैं वो वाले दूसरे वाले को ट्राई कर रहा था। हाँ लगाओ ना, क्या मिला? हम्म, नहीं है, कोई बात नहीं, हटा लो, ठीक है। हैंग हो गया। हम्म, ठीक है, चलो, तो ये तो होगी कहानी इसकी, है ना। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है साहब, कि किसी ने हमसे पूछा, बहुत ध्यान से ना, कौन सी बुक ले लूं, आप सिंगर्स ले लो अगर आपको बहुत मन में तो, है ना। अब जरा इसको भी समझना, बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजों को समझना, ठीक है ना। देखो एक पहला, जैसे किसी ने दिया y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, और फिर पूछा इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, रेंज, है ना। अब देखो रूट साइन एक्स की रेंज क्या होगी, साइन एक्स है तो -1 से 1 में होगा, समझना। साइन एक्स जो है, साइन एक्स जो है वो तो -1 से +1 में होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अनरूट जो होता है ना, अनरूट अनरूट जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ये हमें पता है। अनरूट कभी भी नेगेटिव आंसर तो दे ही नहीं सकता, इसका मतलब वो हमेशा 0 से बड़ा आंसर देगा। तो इसका मतलब ये कि जिस दिन दोनों की मिक्सिंग होगी, जिस दिन आप दोनों की मिक्सिंग करोगे ना, तब आपको समझ में आना चाहिए कि मिक्सिंग करते ही क्या होगा, जो आपका रूट साइन एक्स
ठीक है ना, वो हमेशा कहां से कहां के बीच का आंसर देने लग जाएगा, 0 से लेकर के 1 के बीच का आंसर देने लग जाएगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा सोच भी लेना, जैसे इस तरह की चीजों को थोड़ा सोच भी लेना। कैसे? मैं आपके सामने क्या 0 दिला सकता हूं? बिल्कुल दिला सकता हूं। जैसे मान लो मैंने x की जगह पे पाई डाला, तो y इज इक्वल टू में रूट साइन पाई हो जाएगा, और ये अपने आप में 0 दे रहा है। अगर मैंने x की जगह पर पाई बाई 2 डाल दिया, तो आपकी जो y की वैल्यू क्या होगी, रूट साइन पाई बाई 2 हो जाएगी। और साइन पाई बाई 2 कितना होता है मेरे भाई, 1, और 1 का रूट ओवर कितना होगा, 1। इसका अंदर 0 भी दे रहा है, 1 भी दे रहा है। ठीक है, क्लियरिटी? हाँ, क्या अंजनी? हाँ भाई, ये वो आपका काम था ना, इसको भी देखना है ना अभी थोड़ी देर के लिए ना, तो इसको भी देखेंगे। इससे अच्छा 2 हिस्सों में दे दिया क्या? अच्छा ठीक है। ये क्या है? नहीं, जो मैंने दिया था काम वो कहाँ है? वो यही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट, यही है। हाँ भाई, मिलाते हैं भाई, है ना। अभी अपन इस पे भी आते हैं। तो इसका मतलब दे रहा है ना सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई इंटीजर नहीं ना होगा, फिर 0 को छोड़ करके, ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई इंटीजर नहीं होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन माने ये वाला, 0 को छोड़ के, हाँ सही बात है, 0 को छोड़ करके यूं कह सकते हैं 0 होगा। ठीक है, -4 से 4 के बीच के सारे इंटीजर्स होंगे ना। ठीक है ना। ये काम कहाँ है, नोट्स में। नोट्स आप देखना देखना सीखो यार, मैंने भी सीख लिया है ना, देखा तो मैं आपको सिखाता हूँ यार। ये पता है एक्चुअल में क्या है, सभी के साथ हो गया है, सभी के साथ ये पंगा होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा चेक नहीं करते चीजों को लेकर के, है ना। जैसे ही देखो, इसको समझ लो आप, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। वैसे मैं जो समझता हूँ वो बताता हूँ आपको, है ना। ये अपना ऐप है, ठीक है। जैसे मेरे पास तो सारे खुले हुए हैं, आपको मैं आपका वाला बताता हूँ। आप जैसे E1 पे गए, सबसे लास्ट लास्ट में E1 पे गए, ठीक है, फिर नोट्स पे गए, फिर आप मैथ्स पे गए। ठीक है, तो मैथ्स के नोट्स में आ गए, और यहाँ देखो ये लिखा गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन एंड एज। हो सकता है आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, लेकिन बस इससे समझना, सबसे ऊपर वाला है। जैसे ही खोला, ये अपने पास क्वेश्चन आ गए। मैं जो भी कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको कुछ भी करके जाता हूँ, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा होता हूँ, नॉर्मली दे रहा होता हूँ, या फिर मैं मना कर देता हूँ कि अभी उतनी दूर तक नहीं पहुंचे, आगे तक का दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ मिल जाएगा नोट्स में, है ना। ठीक है, याद रखना, धीरे धीरे सीख जाओगे, और सीखो, क्योंकि अगर ये नहीं कराना तो फिर काम नहीं कराना, तो फिर क्या होगा, फिर कितना भी अच्छा पढ़ा रखा हो ना, सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन करने के बाद, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे ना, उसी के बाद ही आपको चैप्टर आएगा, चाहे कुछ कर लो, कितना भी अच्छा पढ़ा लूं मैं। ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको चैप्टर आएगा, क्वेश्चन बनेंगे आपको चैप्टर आ जाएगा, बस क्वेश्चन बनने ही चाहिए। ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन सुनो। अब किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में साइन रूट एक्स, और फिर पूछा रेंज क्या होगी। ठीक है, क्योंकि मन में आया साइन एक्स है, तो क्या सर साइन है तो -1 से 1 सब दे देगा क्या। ठीक है ना, तो दिमाग में आया ना, -1 से 1 देगा कि नहीं देगा, तो अपने यहाँ पे x की जगह पे मैं आपसे छोटी छोटी चीज पूछता हूँ। x की जगह मैं पाई स्क्वायर डालूंगा, और x की जगह पर मैं खास 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 दिमाग वाले बच्चों के लिए चैलेंज जैसा है कि 9 पाई स्क्वायर बाई 4 डालूंगा। क्यों डालूंगा, क्या डालूंगा, है ना, सोचना। अब मैं x के नाम पर मैं आपके सामने पाई स्क्वायर बाई 4 डालता हूँ, 3 चीजें डालता हूँ। आप बताना, जब मैं ये डालूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन के अंदर रूट पाई स्क्वायर, और आप समझ जाओगे कि ये सर बन गया साइन पाई, और साइन पाई 0 होता है, माने ये 0 देगा। ठीक है, अब मैं 9 पाई स्क्वायर बाई 4 डालता हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन के अंदर अंडरूट में 9 पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। तो आप समझ जाओगे कि सर ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और साइन 3 पाई बाई 2 -1 देगा। अच्छा, जब मैं पाई स्क्वायर बाई 4 डालूंगा ना, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, अंडरूट में पाई स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। इसका मतलब साइन के अंदर क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, +1। इसका मतलब इसने 0 भी दिया है, इसने -1 भी देना है, इसलिए +1 भी देना है। इसका मतलब बीच के नंबर भी देगा, बीच के सारे नंबर देगा। इसका मतलब ये कि बिल्कुल नॉर्मल साइन एक्स जैसा ही ग्राफ देगा, ग्राफ नहीं देगा, साइन एक्स जैसा ही ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यूज देगा, सारी देगा बस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रेंज क्या हुई, रेंज हो गई -1 से +1। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो छूता रह जाए, सारे नंबर देगा ये। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात क्लैरिटी है। ठीक है,
नहीं, नए बैच में सब कुछ फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। नए बैच में मैं यही सब चीजें मुश्किल से 3 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास में, मेरे पास में मतलब हमारे, मेरे पास में नहीं, आपके पास में अक्टूबर तक का ही टाइम है, याद रखना। तो जो भी नया बच्चा जुड़ेगा, वैसे भी सबको पता है कि नया बच्चा वैसे जनवरी में जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा मार्च तक में जा चुका है, बहुत एंड पे भी देखा जाए तो अप्रैल। अप्रैल के बाद में जितना भी बच्चा है वो पुराना वही बच्चा है जो मार्केट में कहीं अनसेटिस्फाइड, उसको पकड़ में नहीं आया चीजों को, अब वो पकड़ने के लिए आया है। तो इसका मतलब ये कि उस बच्चे के लिए शुरू से दौड़ना उसके लिए भी खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है? अच्छा, तो साइन रूट एक्स हो गया। अच्छा, अब आप में से कोई मेरे को बताए कि y इक्वल टू वाई, अगर मैं cos एक्स स्क्वायर देता हूं और मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ रेंज क्या होगी, बताओ क्या रेंज होगी आपके हिसाब से? cos एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी? ठीक है, डोमेन इज नॉन नेगेटिव, डोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम x के नाम पर रूट इज पॉजिटिव देन -1 y, कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट। अब तब तक इसकी रेंज बताओ, जो अच्छे बच्चे हैं, तब तक मैं पिछले इस बच्चे का जवाब देता हूं। देखो, अंडरूट ने नेगेटिव नहीं दिया है, साइन ने नेगेटिव दिया, ध्यान रखना। साइन ने नेगेटिव दिया, ध्यान रखना, क्लैरिटी रखना। साइन ने नेगेटिव दिया है, साइन के पास तो प्लस का ही 3π/2 आया था। हाँ, ठीक है। सुनील, साहिल दोनों, आदित्य, उदय, ऋषिकेश, शिवम, अदिति, ठीक है, अर्श, सभी ने आंसर दिया है -1 से +1। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर वो बता रहे हैं -1 से +1। मैं एक्स के नाम पे कुछ छोटी छोटी चीजें रखना चाहूंगा, जैसे अंडरूट पाई। एक्स के नाम पे मैं रखना चाहूंगा अंडरूट में π/2। एक्स के नाम पे मैं रखना चाहूंगा, ठीक है, अंडरूट क्या, 0 रखना चाहूंगा, 0। एक्स के नाम पे मैं रखना चाहूंगा 0। आप समझ जाना, मैं सीधा से लिखूंगा, जब मैं अंडरूट पाई रखूंगा ये -1 देगा, सोचना। जब मैं अंडरूट में π/2 रखूंगा ये 0 देगा, सोचना। जब मैं 0 रखूंगा ये 1 देगा। इसका मतलब सारे नंबर देगा, इसका मतलब -1 से +1 सारे नंबर देगा ही देगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, थोड़ा बहुत वॉइस अनिल ऐसा, देखो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा हल्का सा कमजोर रहता है, ठीक है, तो इस वजह से इसमें गड़बड़ हो जाती कई बार, ठीक है, तो ये पकड़ा। एक और बात, अब अपन चलते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस ऑफ रेंज, ठीक है? ध्यान रखना, हमारे पास में रेंज के क्वेश्चन जो हैं ट्रिग्नोमेट्री में है। वैसे 11th ट्रिग्नोमेट्री में काफी रेंज के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं आप उसमें से अधिकतर भूल गए, पता ही नहीं आपको, तो भी हम काम चलो जो क्वेश्चंस है हमारे लिए जितने रिक्वायर्ड है उतने क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है? जितने जरूरत के क्वेश्चन है उतने आपके सामने रख रहा हूं मैं, है ना? तो समझ के चलना, है ना? टाइप 2 क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चंस? वो क्वेश्चन जिनमें a cos x + b sin x आ जाए। आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा, अच्छा लगेगा अगर आप खुद ही बता दें कि इसकी रेंज सर मुझे याद है अभी भी, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई तकलीफ नहीं अपने को। -1 का स्क्वायर करके 1 आएगा तो 0 से 1 नहीं, -1 अब रखेंगे नहीं ना अपन, है ना? -1 क्यों रखेंगे अपन इस जगह पे? हाँ देखो तरुण, ये एक भूलभुलैया है, इतना तुम ये धीरे धीरे यकीन कर जाओगे, ठीक है? यकीन कर जाओगे धीरे धीरे। -2 से 2, नहीं 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 कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अजिंक्य बिल्कुल सही जवाब दिया, है ना? देखो a cos x + b sin x, ये जो होता है ना, ये √a² + b², और इधर से देखा जाए तो इसमें √a² + b² के बीच में होता है, बिल्कुल सिंपल है। माने इसकी रेंज होती है नीचे से नीचे -a² + b² और ऊपर से ऊपर a² + b²। तो कोई कल को पूछ लेना कि a cos x + b sin x का, ठीक है ना, मैक्सिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा, ये बड़े से बड़ा कितना देगा। वैसे ही कल को कोई a cos x + में b sin x का मिनिमम पूछ ले कि सर नीचे से नीचे कितना गिर सकता है, तो मेरा जवाब होगा नीचे से नीचे -√a² + b² और ऊपर से ऊपर √a² + b² होगा, ठीक है? अब a और b को कंपेयर करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे रेंज बताइए 3 sin x + 4 cos x, ठीक है, +7, इसकी रेंज बताइए, ठीक है? तो आपकी नजर जाते ही जैसे ही ये क्वेश्चन गिरेगा ना आपके सामने,
जैसे ही क्वेश्चन गिरेगा, गिरते ही आप तुरंत इसको संभालिएगा कि सर मैं इसमें से इतने हिस्से को जानता हूं, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है कि 3 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x की जो रेंज है वो √3² प्लस 4² और उधर की तरफ माइनस का √3² प्लस 4² के बीच में है। एंड आई नो इट वेरी वेल, सबको पता है सर ये 5 है, लेकिन सर इसमें तो 7 भी है, उसका क्या करना है? हाँ, तो उसे जोड़ देते हैं ना। 3 sin x प्लस 4 cos x में मैंने चल के प्लस का 7 करा, तो जैसे मैं इसमें बीच वाले में 7 जोड़ूंगा, इधर उधर वाले भी 7 जोड़ेंगे तो 5 + 7 हो जाएगा। उधर उधर भी तो -5 + 7 होगा, तो इधर कितना बन गया 2, इधर कितना बन गया y, इधर कितना बन गया 12, तो 2 से 12 आंसर हो गया। मुश्किल तो नहीं है ना यहां तक रेंज, है ना? हाँ, आप दुनिया में किसी का भी रेंज मिला लेना, अपन ज्यादा ही क्वेश्चंस करा रहे होंगे तो अब बिल्कुल ही, अब अपना बिल्कुल ही, अब सामने वाला बिल्कुल ही एकदम खत्म है तो कैसे जियाएंगे? तो बाकी तो अपन बहुत अच्छी वाली पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी ने y = में 5 cos थीटा, ठीक है, प्लस 5 cos थीटा के साथ क्या दे दिया भाई? 3 cos, ब्रैकेट में दे रखा है थीटा प्लस π/3, ठीक है, प्लस यहां पे दे रखा है प्लस में 3 और इसकी रेंज पूछी गई है, इसकी क्या रेंज होगी? मैंने कहा ठीक है, इस पे बात करते हैं। अब इसमें क्या खास बात है? 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो हम जो जानते हैं उसमें एक कॉस और एक साइन होना जरूरी था। दूसरा, अंदर का जो थीटा है ना, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, अंदर का आर्ग्यूमेंट भी सेम होना चाहिए था। जैसे यहां एक्स है ना, तो यहां पे भी एक्स है, लेकिन यहां काम नहीं करेगा। देखो ये थीटा है तो वो थीटा नहीं है, थीटा प्लस π/3 है, तो वैसे भी फार्मूला काम नहीं करता। कोई बात नहीं है, अभी अपने को क्वेश्चन मिला है, हम पहले से थोड़ा सही कर लेते हैं, जमा के देखते हैं क्या मालूम क्या निकले, ठीक है ना। तो अपने को पता है, यहां लिख दिया अपन ने 5 cos थीटा, यहां पर साफ साफ cos a + b दिख रहा है, और cos a + b का फार्मूला सोचो, cos a + b का फार्मूला सोचो, सोचा? cos a + b का फार्मूला क्या होता है, याद आया आपको? cos a cos b, फिर प्लस है तो बीच में माइनस sin a sin b। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? ये फार्मूला हुआ करता था। ए कौन है सर? यहाँ पे पहचानो, इसमें ए कौन है? ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, राइट। तो मैं 3 के साथ में अंदर फैला रहा हूं मामले को। 3 cos a cos π/3। अब cos π/3 आप उम्मीद मत करना मैं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा। cos π/3 माने cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री माने 1/2, तो मैं इनटू में 1/2 लिख रहा हूं, cos a cos b। फिर माइनस, बाहर 3 की गुणा है, अंदर भी आगे 3 की मल्टीप्लाई, साइन a माने साइन थीटा इंटू साइन π/3 √3/2, और प्लस में कितना दिख रहा है 3। काम खत्म। अच्छा, तब तक एक कमाल की बात हुई, ये cos, ये भी cos, तो यहां से मुझे दिख रहा है 5 + 3/2, मैंने cos 1 कर दिया, दो cos लेके क्या करूंगा? क्या किया यार, ये भी cos है ये भी cos है, एक cos बना दिया, इधर से 5 इधर से 3/2 कॉमन ले लिया, राइट है। अच्छा, माइनस में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के बन गया 3 √3/2 साइन थीटा, और प्लस का 3 चलने दो। अगर आप इसे जमा के लिखते हैं तो अच्छे बच्चे को समझ में आ जाएगा सर ये 13/2 हो गया, cos थीटा हो गया, माइनस का 3 √3/2 हो गया मेरे दोस्त, और यहां कितना हो गया साइन थीटा, और प्लस में कितना हो गया 3। ये आपका y है। अब जब मेरे पास में ये आ गया, इसको देख करके, इसमें से भी कितने को देख करके, इस हिस्से को देखो, आप इस हिस्से को देखोगे ना, इस हिस्से को देख करके आपको जरूर a sin थीटा + b cos थीटा दिखेगा। देखो दिखा के नहीं दिखा फार्मूला? देख लिया आपने? अब आपको पता है इस पे फार्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? याद है ना इसकी रेंज कितनी थी? -√ओवर से लेकर के प्लस का √ओवर। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? तो अगर भाई मैं उसके अकॉर्डिंगली चलता हूं तो मुझे अच्छे से पता है कैसे चलेगी गाड़ी बॉस। अब कैसे चलेगा जरा समझना, ठीक है। तो मुझे पता है कि अब की बार -√, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, a² की जगह पर 169/4, फिर b² माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो प्लस में लिख रहा हूं 27/4। समझदार व्यक्ति के लिए इशारे काफी है, से लेकर के, और यही चीज प्लस में 169/4 प्लस में 27/4। और सर इस 3 का क्या करने वाले हो? और 3 तो दोनों में जुड़ जाएगा ना, इसने अपनी बात बोली, इसके मिनिमम और इसके मैक्सिमम सब में 3 जुड़ेगा, तो प्लस का 3 बाहर चलता रहेगा भाई। अच्छा, ये पीछे जुड़ जाएगा? हाँ, क्यों यहाँ नहीं जोड़ा था? देख अपन ने 7 बाद में जोड़ा था ना अपनी तरफ से, ऐसे ऐसे जोड़ना है।
अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे? अरे इसे सॉल्व करना। क्या करेंगे? ये एलसीएम 4 है, सॉरी 27/4, ठीक है। अब अपने को बताया है कि 169 और 27 मिलकर के हो जाएगा 196। सोच 196 किसका रूट ओवर है? 196 किसका रूट ओवर है? किसी का पूरा पूरा अंडरूट है 169 196। 196 किसका है? 14 का। तो ये अपने आप में बन गया माइनस में 14/2 प्लस 3, और ये बन गया प्लस का 14/2 प्लस 3। और अपने को पता है ये 7 है, ये 7 है, तो अपनी तरफ से आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त? ये कितना हो गया? माइनस का 4, और ये कितना हो गया? -4 से 10। ये अपना आंसर हो गया, ये अपनी रेंज आ गई, राइट। तो कई बार वो क्वेश्चन आपको थोड़ा इधर उधर हिला के भी देगा, ऐसा नहीं है आपको बिल्कुल सजा के नहीं देगा मेरे भाई। कई बार वो चीजों को थोड़ा इधर उधर हिला के देगा, तो आपको संभालना है खुद, ठीक है। तो पहली चीज अपन इस पे चल रहे हैं कि हाँ साहब ये बराबर हो गया, राइट। आगे बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इजी था बट कैलकुलेटिव था, हाँ थोड़ा बहुत चलेगा। सर प्लीज क्या आप फंक्शंस की एक और शीट दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? ये पहले ये वाला तो खत्म कर ले, है ना। हाँ भाई आगे बढ़ता हूँ आगे, है ना। ध्यान से ध्यान से, एक भी सेकंड आप इधर उधर की बात नहीं करें, पहले टाइटल पे रहेंगे ना अपन, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपन ने शुरू का जो 10 मिनट खराब करा उसको तो कहीं से वसूलेंगे ना, है ना। अब आता हूँ टाइप 3 पर, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी उनकी बातें कर रहा हूं। टाइप 3, और वो क्या चीज है? रेंज ऑफ, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज सुनो आप। किसकी? क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है सर? ये किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका मतलब ये कि इसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? डिपेंडिंग ऑन ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ए अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा वाला बनता है। अगर ऐसा वाला ग्राफ बनता है तो इसकी रेंज माने इसका सबसे निचला हिस्सा, इसका सबसे निचला वाला हिस्सा होता है -d/4a से ऊपर कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। तो हम कहते हैं इसकी रेंज -d/4a से इनफाइनाइट तक गई है। तो माइनस का d/4a से इनफाइनाइट तक गई है रेंज। अच्छा, और इस केस में क्या होता है? अगर देखा जाए इस केस में इसका जो सबसे टॉप हिस्सा है वो ये है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, ये इसका पीक आ गया, पीक। ये कहां है सर? ये भी बाई चांस -d/4a पे, और ग्राफ कहां तक है? नीचे माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम इस केस में कहते हैं कि हमारी जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से -d/4a तक गई है, ठीक है। अब मैंने कुछ बोला, मान लेते हैं मैंने कुछ बोला, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपको दे दूंगा तुरंत, है ना। आप हाथों हाथ मिलाना, आप पहले करके देखना। मैंने कहा ना क्वेश्चन करना, पेन चलना जरूरी है अपने लिए। पेन चल गया सब चल जाएगा, दिमाग सब चल जाता है। जैसे मान ले बेटा मेरे को क्वेश्चन में किसी ने दिया -x² + 2x + 5, और फिर पूछा गया इसकी रेंज क्या होगी। तो मैं अच्छे से जानता हूं इसका a -1 है, इसका b 2 है, इसका c 5 है। दिख रहा है साफ साफ? क्या a नेगेटिव है या नहीं है? है। एंड अगर a नेगेटिव है तो ये वाला टाइटल चलेगा, माने ये वाली रेंज चलेगी। तो अपने रेंज के लिए लिखा y बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -d। d का मतलब कितना होता है याद करो? d का मतलब याद है? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला याद है? क्या था? b² - 4ac। तो सोचो -d का मतलब क्या होगा? -d का क्या मतलब होगा सोचो? अगर d का मतलब ये तो -d का क्या मतलब होगा? 4ac - b², और क्या? तो देख जरा जल्दी से, 4ac - b का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था? नीचे फार्मूले में क्या था? 4a। अब क्या मैं भर नहीं सकता? abc भर सकता हूँ कि नहीं? a की जगह पे -1, c की जगह पे 5, इसकी जगह पे 2, a की जगह -1। इसको जमा लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ये हो गया -20, -20 -4 माइनस का 24, तो यहां हो गया माइनस का 24 डिवाइड बाई -4, और अपने को पता है माइनस माइनस गया, ये 6 हो गया। तो इसका मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? -इनफाइनाइट से लेके 6 तक। काम खत्म, ठीक है। ऐसे इसकी रेंज निकालनी है, ऐसे इसकी रेंज निकालनी है। क्लैरिटी रखना,
ठीक है, -20 -4 -24, -24/-4 प्लस का 6, सही है ना? ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। स्पेसिफिकली आपने फर्स्ट टाइप का नाम नहीं बताया था, वो क्या करेगा? अरे कोई नाम हम क्या है यार, अभी तो कहा। ठीक है, जरा देखते हैं, जरा देखो। अब एक क्वेश्चन मैंने कहा था आप करोगे, राइट है? अब आप इसकी रेंज बताओ। आपको मेरे को बतानी है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, इसकी रेंज बताओ। चलो एबीसी पे छान लेते हो ना? जल्दी जल्दी। हाँ हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा, जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। बता रखा है तो फिर तो और तेज चलो ना, बता रखा है तो जल्दी चलो। अगर मैंने बता रखा है तो जल्दी चलो बेटा, है ना? कोई बात नहीं साहिल, इतनी छोटी बात पे नहीं करते अपन बात। हम्म, अपन फटाफट फटाफट चलते हैं, अगला पेज अगला पेज अगला पेज अगला पेज अगला पेज। इतना ही टाइम है, अक्टूबर तक खूब करना है। मैं करूंगा फिर मेरे को देख के आप करोगे। हो गया किसी का आंसर? वेरी गुड, जरा देखो। ए कितना है 3, बी कितना है 4, सी कितना है 5। सही है, ए पॉजिटिव है, दिख रहा है ना? ए पॉजिटिव माने फर्स्ट वाला टाइटल। तो y बिलोंग्स टू, क्या सिखाया था? -d। -d का मतलब सिखाया था ना आपको, 4ac -b का स्क्वायर डिवाइड बाई 4a से लेके इनफाइनाइट तक, ये अपना आंसर होगा। एबीसी तो भरना ही है, एबीसी तो भर सकते हैं ना? एबीसी भर दिया। ए की जगह पे कितना 3, इसकी जगह कितना 5, इसकी जगह कितना 4, इसकी जगह कितना 3, 4 3 12, 12 5 60, 60 में से 16 गया 44, 44/4, 11/3। डन हो गया, डन। इसमें क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी? अगले पे आ जाओ, अगले पे, अगले पे आ जाओ, अगले पे। ठीक है, टाइप 4, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, इसकी रेंज पे आ जाओ। लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज कैसे निकालते हैं, देखो जरा। जैसे मान लो लीनियर अपॉन लीनियर के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को दो लीनियर फंक्शन दिए। लीनियर फंक्शन समझते हो ना, जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे किसी ने मेरे को यहां दे दिया 4x + 5 और नीचे किसी ने दे दिया 2x - 7। इसकी रेंज पूछ ली, इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज निकालने के दो रास्ते होते हैं, एक तो डायरेक्ट 5 फार्मूला और दूसरा बाय सॉल्विंग। ठीक है, पहले पहले मैं सॉल्विंग से सिखा रहा हूं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड x। ठीक है, क्या करना है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 2xy माइनस का 7y इज इक्वल टू 4x + 5 कर दिया। x को उधर ले जाओ, 2xy - 4x इज इक्वल टू 7y + का 5, ये हो गया। x कॉमन ले लो, ठीक है, 2y - 4 इज इक्वल टू 7y + का 5। अब x की वैल्यू निकाल लो, 7y + का 5 डिवाइड बाई 2y - 4, ये बन गया अपना x। बन गया x। x के बनते ही यहां से दिमाग लगाना है। जैसे x बन जाए, पहला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू निकाल लें। निकल गई वैल्यू। अब सेकंड क्या है? फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, अब डोमेन निकालो इसका। इसका क्या डोमेन? कैसे सर, इसका कैसे डोमेन? अरे ऑब्वियस सी बात है, डोमेन में कैसे इसका, मान लो ये क्वेश्चन x में होता है, डोमेन कैसे निकालते? ऑब्वियसली जो नीचे वाला है उससे चाहते हैं कि भाई तुम जीरो मत हो ना, और क्या। 2y - 4 भैया तुम जीरो मत हो जाना, माने y जो है वो अपने आप में क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। और y 2 नहीं होगा, इसका मतलब y तो रेंज है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर नंबर लेगा सिवाय 2 के। ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, बस जो भी y में डोमेन आएगा वो रेंज बन जाएगा, क्योंकि y में डोमेन माने y की वैल्यू। सही है, और y माने रेंज, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। ये इसका फर्स्ट मेथड है, हम इसको सीखते हैं और साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेथड 1 है, काम का है, नहीं तो बताता भी नहीं। ठीक है, लेकिन चलाएंगे काम हम सेकंड मेथड से, ध्यान रखना। हम सेकंड मेथड से ज्यादा खेलेंगे। कैसे? अगर कभी भी y इज इक्वल टू में ax + b अपॉन में mx + n दिए रखा हो और कल को कोई इसकी रेंज पूछे, तो आप सीधा रेंज लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू r - m/n, a/m, सॉरी, a/m, a/m। बस खत्म, इतना सा रेंज हो जाएगा सीधा। जैसे 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 मान लो ये क्वेश्चन था ना अपना, अपना ये क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू में 4x + 5 डिवाइड बाई नीचे कितना था 2x - 7।
ए की जगह 4 है और एम की जगह 2 है, तो रेंज हो जाएगी R-4/2, माने R-2। बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर दी अपन ने, आसान आसान सा चल रहा है। चलो आगे, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ये भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था। ठीक है चलो, अच्छा अब आप मेरे को, ठीक है, ये तो हो गया लीनियर बाय लीनियर, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर सेकंड टाइटल, फिर बहुत जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे काम का है, दैट इज, ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। हालांकि मैं इसमें बहुत सारे तरीके बताता, लेकिन पंगा ये है कि ये सब चीजें दूसरे चैप्टर की ज्यादा, हमारे काम की जितनी उतनी हम उधार ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज, अब मान लो मेरे को इस टाइटल पे बात करनी है आपसे कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होगी, है ना। अभी तो अपन ने लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकाली, अब अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो तरीका तो बहुत सिंपल है ना, याद होगा आपको। जैसे y में कल को किसी ने x² - x+1 अपॉन में x² + x+1 की रेंज पूछ ली है, मान लो किसी ने इसकी रेंज पूछी, तो तरीका क्या था, प्रॉपर रास्ता क्या था, किसी को याद है? प्रॉपर रास्ता क्या था? प्रॉपर रास्ता था सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एंड फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x² y प्लस में xy प्लस का y इज इक्वल टू में x² माइनस का x प्लस का 1, सब में से x² कॉमन y - 1, ठीक है ना, और x कॉमन लेते ही y + 1 और इधर की तरफ y - 1 इक्वल टू 0। लो बॉस, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अब अपने को बदल गया कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्वाड्रेटिक आने के बाद में इसको जिंदा रहने की दो बातें समझो, ठीक है। शर्त नंबर 1, पहला इसका जो y - 1 है वो 0 नहीं होना चाहिए, सही है, कल को यही मर गया तो। लेकिन किसने कहा कि क्वाड्रेटिक है, हाँ ये बात भी पक्की, क्वाड्रेटिक है ऐसा तो किसी ने बोला नहीं, ये तो हमने बनाई है क्वाड्रेटिक, ये तो मेड क्वाड्रेटिक है बेसिकली। तो क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक था, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप इसकी शक्ल बिगाड़ चुके थे, मन में आपने बेसिकली फंक्शन को क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से सिंपल क्वाड्रेटिक में बदला है। तो किसी ने आपको ये तो नहीं कह रखा कि आप इसे क्वाड्रेटिक ही बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में, इसका a 0 होगा या नहीं होगा इसे चेक करना पड़ेगा। इसे चेक करते हैं हम, कब करते हैं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, है ना, बाद में चेक करते हैं कि भाई हो सकता है शायद क्वाड्रेटिक में चली जाए। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बट ये इसकी शक्ल जरूर क्वाड्रेटिक जैसी। इसे अपने रियल आंसर लाने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो x रियल होना चाहिए, भाई x तो रियल होना ही चाहिए ना। अगर x को रियल रखना है तो रियल आंसर लाने के लिए इसका d को तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। अब जब आप इसका d पॉजिटिव करेंगे तो d का मतलब b² होता है, इसका b हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × a × c, ठीक है, दैट मस्ट बी दिस वन। जब आपने ऐसा लिखा, आपको भले ही हो सकता है मेरा अगला स्टेप थोड़ा संदिग्ध लगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे अगले स्टेप में y + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 × y - 1 का होल स्क्वायर वाली फील आ गई, समझना, मैंने ये लिखा। अब ये लिखने के बाद में मैं थोड़ा और ध्यान से चल रहा हूं, मुझे अगली लाइन के अंदर a² + a² - b² की फील आई है, तो मैं लिख रहा हूं y + 1 प्लस में 2y - 2, दूसरा दिख रहा है y + 1 माइनस में 2y प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सजा के लिख रहा हूं, सजा करके 3y - 1 इधर से माइनस का y प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सजा के लिख रहा हूं, और सजा के 3y - 1 और यहां से y - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। भाला फंक्शन की ओर है, इसलिए y अपनी वैल्यूज 2 और 1/3 के बीच में फंस गया है। हालांकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है इसको लेट्स क्रॉस चेक इट। a + b, a + b बराबर a - b, 2y - 2 का माइनस, ठीक है, a - b, तो ये तो y हो गया, ये 3 हो गया। हाँ देखा, मैं कह रहा था ना, मेरा दिमाग मुझे सही जगह पे रोक देता है कई बार तो ऐसे अंधों की तरह चला जाता हूं मैं भी, ठीक है, तो बुरा बहुत लगता है, बाद में ऐसे शर्मिंदा होकर वापस आना पड़ता है। तो यहाँ तो हो गया 1/3 और यहाँ हो गया 3, तो अपना आंसर आ रहा है y की वैल्यू 1/3 से 3 में, कब, जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि d क्वाड्रेटिक के हिसाब से निकाला। लेकिन मैंने पहले ही बोला था, बहुत ध्यान से सुनना, आवाज कट रही है सर, माइक लिप्स के पास ले आओ, और कितना यार मुंह के पास ही है, देखो देखो तुम ध्यान से देखो, है कहाँ, इसमें देखोगे आप, देखोगे ध्यान से देखो, यहाँ है, यहाँ
इससे ज्यादा कितना करीब ले आएंगे भाई? कितना और करीब जाऊं? नहीं, कितना और करीब चला जाऊं? नहीं, माइक हिल रहा है, माइक तो हिल ही नहीं रहा, माइक तो हिल ही नहीं रहा है। एक और भी दूसरे और लीड्स मंगा लेते हैं। अरे लीड दूसरी देना यार, वो माइक की बड़ी इशू है आज। कह रहे हैं माइक हिल रहा है, आवाज आ रही है। क्लियर? लो। ठीक है, क्या तकलीफ है? नहीं, इस वाले में तो बहुत खरखर है, इसको तो चेंज ही करा लो प्लीज। हाँ ये, अरे कोई सिंपल ऐसा ओजो ओजो का मंगा लो, वो ज्यादा साफ है। हाँ ठीक है, मूव हो रहा है, आवाज कट रही है, देखो लिख रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं इट इज ओके। हाँ, कहीं लगा लो इसको बेचारे को, फिर वहां से बहुत स्लो हो जाती है आवाज, मतलब लो। सर जब आप राइट को लेफ्ट को फेस करके देखते हैं तब दिक्कत आती है। ओके, हेडफोन्स लगाने को बोलिए। देखो ये क्या है, मेरे यहीं रह जाता है। ठीक है ठीक है, 100%। ओके 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 ओके, ज्यादा टाइम नहीं है। सुनो 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 सुनो, देखो अब इसमें मुद्दे पे रहते हैं ना, क्या मुझे y इक्वल टू 1 को चेक करना है या नहीं करना, उसको समझना है। क्या सर y इक्वल टू 1 से क्या इशू हो रहा है ना? कुछ नहीं, कैसे चेक करते हैं, है ना? बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, ये सब मेरे हिस्से का नहीं है काम, ये लास्ट ईयर का है, फिर भी एक बार बस रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि हमारे कई बुक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चा हिल जाता है। ये जो y इक्वल टू 1 है ना, है ना, मैं इसको यहां से चेक करा रहा हूं, समझना। y, है ना, y इक्वल टू 1 और नॉट, इसकी वजह से, क्योंकि y इक्वल टू 1 होते ही a उड़ जाएगा, a उड़ते ही पूरी क्वाड्रेटिक तहस नहस हो जाएगी। y इक्वल टू 1 चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या एक y इक्वल टू 1 तकलीफ दे रहा है या नहीं दे रहा। तो y इक्वल टू 1 उठा करके हम फंक्शन में रखते हैं, तो 1 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर ऐसा करने से मैं मान लो बहुत मुसीबत में आता हूं तो मैं तुरंत मना कर दूंगा, 1 मत लेना। लेकिन अगर मेरे को लगता है एक्स भाई एक नॉर्मल सा एक आसान सा कोई नंबर आ गया है, तो फिर मैं कहूंगा यार जाने देना, कोई तकलीफ नहीं, ए उड़ रहा है उड़ जाने, वैसे भी कौन सी क्वाड्रेटिक है ना, हमने ही बनाई है, तो जाने दे। अगर क्वाड्रेटिक लीनियर हो जाएगा, क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1 उड़ाया, एक्स स्क्वायर आया, ये उड़ाया, तो 2x बराबर 0 आया, x की वैल्यू 0 आ गई, और x इज इक्वल टू 0 यार एक अच्छा खासा नंबर है यार, x इज इक्वल टू 0 में क्या बुराई है? तो मुझे तो कोई बुराई नहीं लग रही, इसे मैं y इक्वल टू 1 को चलाऊंगा। माने y इक्वल टू 1 चलेगा तो 1/3 से 3 तक मैं इस 1 को आने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि बीच में 1 आएगा। अगर 1 आएगा उस जगह क्वाड्रेटिक उड़ेगी, उड़ने देंगे, कोई तकलीफ नहीं, उसी जगह पे उड़ेगी, कोई तकलीफ नहीं, बाकी जगह रहेगी ना, रहने देंगे। ठीक है, इसका मतलब y इक्वल टू 1/3 से 3 तक हर नंबर हमें चलेगा, हमें कोई इशू नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे इसकी जो रेंज आई मेरे भाई, इसकी जो रेंज आई है वो आई है 1/3 से 3। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बुराई कौन से नंबर पे होती है, जैसे बुराई कौन से नंबर पे होती है? ठीक है, मान लो ऐसा हो जाता, मान लो ऐसा हो जाता कि, है ना, मान लो ऐसा हो जाता कि इधर इधर से सपोज करो यहाँ वन होने की बजाय यहाँ पे 5 होता। ठीक है, ऐसा हो जाता, मान लो ये ऐसा हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, और उधर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, और मुझे बदलता है एक्स एक्स कट गया और कट गया, लो भाई 7 बराबर 4, ओ हो, मतलब इतिहास रच दिया, इतिहास ही रच देता मैं, कि अरे यार 7 बराबर 4 प्रूफ करे यार। तो मैं रोकता ना भाई, मेरे नाम से नहीं, मैं ये रसीद नहीं कटवाऊंगा, मैं तुरंत रोकता। कैसे रोकता? मैं कहता नहीं भाई नहीं, ये नहीं चलेगा, आने ही नहीं देना है, ऐसा आने ही नहीं देना है, मौका फंस जाऊंगा मैं नहीं, मैं अपना नाम नहीं खराब करूंगा, तो मैं उसको अगर रोकता ना। लेकिन ये तो एक ऐसा नंबर है 0 यार, ठीक है इट्स ओके, 0 तो आ सकता है ना, ऐसे है ना, ऐसा। जैसे एक बच्चा ही पूछ रहा था कि सर कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे आपको प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने बताया उसको कि यार ऐसा हो जाता ना, देख एक सिचुएशन दिखाता हूँ तेरे को, ये वाली सिचुएशन पे अपन रोक देते तुरंत। ठीक है भाई, ये नहीं कटेगा, पूरा लेके जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो हम आगे इस पे में ना। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मलाला के बाद मेरा ही नाम होता संवृत, मलाला यूसुफ जई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज मैंने आपको इसमें सिखाई ना, किसमें सिखाई मैंने आपको, जो चीज मैंने आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में सिखाई ना, सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर ऑल्सो। ठीक है ना, y इज इक्वल टू में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड y इज इक्वल टू में
क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर कैन बी सॉल्व्ड इन सेम वे, एकदम सेम रास्ते से यही चीज सॉल्व करी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या हो गया इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने आपको पिछला रास्ता सिखाया उसी से। नहीं भारत, बिल्कुल नहीं होगा, मैंने पिछली बार ही आपको बोल दिया। शायद आप लेक्चर पूरा नहीं देखते, तुम लास्ट लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, वरना क्वेश्चन आता ही नहीं। मैंने पिछली बार 6 से 7 बार ये बात बोली थी कि अगर मेरे को फर्स्ट चैप्टर में टाइम भी लगता है ना, मैं बिल्कुल अफसोस नहीं मनाता, क्योंकि मेरे को पता है सिलेबस हर साल मैं एक बराबर कंप्लीट कर देता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता, उल्टा मैं टाइम से खत्म कर देता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं लास्ट में दौड़ता भी नहीं हूँ, मैं जो बहुत आराम से चलने वाला इंसान हूँ। हाँ, हम चल करके 17 लेक्चर देते हैं, ताकि भाई बच्चा जो है कल को मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया तो भाई हमारा 17 में ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे को ये पता लग गया भाई हमने तो छोटी छोटी चीज़ों में हमको फाइट हो गई तगड़े वाली, तो फिर तकलीफ होती है, फिर हम धीरे धीरे चलते हैं। अभी कुछ बच्चे बहुत देर से इंटरेस्टेड हैं जानने में कि टेस्ट क्यों नहीं हुआ। फिर पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा तेरा, ये बता तू। पढ़ाई में अगर तेरा मन लग रहा तो मैं तेरे को बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है बेटा, है ना। कल को ऐसा नहीं हो तू सिर्फ यही लिख रहा हो और तेरा मन नहीं हो बाकी सब बातों में। कई बार क्या होता है ना, टेक्निकली, है ना, कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और वही हुआ है इस बार भी। हमारे पास में हमने तकरीबन नहीं करते हुए 400 बच्चों का टेस्ट लिया। ये पता है हमारे को एक एक आदमी को पूरी प्रोसेस करके अंदर लेना पड़ रहा था, ठीक है। कुछ सिस्टम में ऐसी कोई खामी आ गई थी जिसकी वजह से हमारे को ही पूरे एक एक को मैनुअली को अंदर करना पड़ेगा। हमने कहा ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे यार, कहाँ से हमारे इतने बच्चे टेस्ट देने के लिए बैठ रहे हैं, कहाँ से करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। सुबह से शाम सिर्फ अंदर बंदे को अंदर एंटर कराने में लग जाएगी। तो हमने कहा रोक दो इसे, ठीक है, कुछ अगर कोई इशू है तो ठीक करके फिर वापस आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत धांसू है, वो सिर्फ अच्छे बच्चे के लिए, ठीक है, उसको समझना, ठीक है, समझना। क्वेश्चन में दे रखा है इफ रेंज ऑफ एफ एक्स इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है ना, इज क्लोज ब्रैकेट 5/6 से लेकर के 3/2। तो फिर पूछता बताओ सी क्या चीज है, सी क्या चीज है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये है कहानी। अब जो भी है ये क्वेश्चन ऑफलाइन कब बुलाएंगे यार, वो उसके लिए आने वाला, आने वाला, जल्दी आता हूँ जल्दी, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन दिस दे रखा है और ये दे रखा है 5/6 से लेकर के 3/2, और कहता है सी की वैल्यू बताओ। सर मैंने स्टार्टिंग में एलन उदयपुर में एडमिशन्स, ये तेने पिछली बार बताया था प्रियंक, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने 3 महीने ट्राई करा। सर अब मैं पूरा ऑनलाइन पढ़ता हूँ क्योंकि कोई यकीन नहीं करता, सब बस मजाक उड़ाते हैं। सर मैं के हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। मैं तो अरे तुमको नहीं पता, मैं रोज कम से कम 4 या 5 ऐसे ऑफलाइन के स्टूडेंट से मिलता हूँ, रोज मिलना होता है मेरा, रोज मिलना होता है। अलग अलग दुनियाओं के, ये भी नहीं कि सिर्फ एक जने का, अलग अलग दुनियाओं के बच्चों से मिलता हूँ। मैं पूछा और बेटा क्या चल रहा है, सर आईटीएफ हो गया खत्म। मैं ठीक है, आईटीएफ खत्म हो गया, बढ़िया, है ना। सिंपल से क्वेश्चन की रेंज भी पूछ लूँ ना मैं अगर, उनसे रेंज नहीं होगी देखना। आईटीएफ के अंदर उनको सीरियसली नहीं पता है कि, अच्छा छोड़ो सारी बातें, उनसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे अभी, हो ही नहीं रहे। अब जब आपसे हो ही नहीं रहे तो फिर भले चैप्टर 1 खत्म हो जब 5 खत्म हो, क्या फर्क पड़ता है। फिर तो अभी देखते देखते अभी वो लिमिट भी बारे में बताएंगे, लिमिट खत्म हो गया हमारा, तो ये खत्म हो गया हमारा, बस कुछ नहीं खत्म हो गया, खत्म। अब यहाँ खत्म हुआ गया है ना, शब्द सही नहीं है, नष्ट हो गया, नष्ट। आगे चलते हैं मतलब जल्दी से, है ना। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस वन, पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं भी रेंज निकालूंगा, इसने ये अकेला क्यों निकालेगा, मैं भी रेंज निकालूंगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा रहा हूँ, राइट है, जो मेरा पहला स्टेप होता है। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करते में इसे y मान लिया है, तो एक्स स्क्वायर y-1 एक्स 2y-1 प्लस सी कॉमन लेकर के y-1 इक्वल टू 0। लो मैंने क्वाड्रेटिक कर दिया,
राइट है। अब मैं दूसरा काम कर रहा हूं, दूसरा काम डी को पॉजिटिव कर रहा हूं। डी पॉजिटिव करते कितना हो गया, 2y-1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स y-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट है। क्वेश्चन तो सही है ना, 2y-1 ओके सॉरी, हाँ नहीं सही है, यहां तक भी सही है। अच्छा मैं सी भूल गया हूँ, सी, हाँ सी भूल गया था मैं, सी सी भूल गया मैंने, अभी अभी जस्ट देख भी लिया, मेरे साथ भी 11th में यही हुआ था। अच्छा अच्छा, अभी पता है मैं क्या करने वाला था, मैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने वाला था। अच्छा इसको खोल रहा हूँ, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, इसका काम खत्म, माइनस में 4c, ठीक है खोल ही देते हैं पूरा, 4cy², ठीक है, और माइनस का 8cy, ठीक है, और प्लस का 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिंदास, एकदम परफेक्ट, ठीक है। अभी और सजाते हैं, 4y² कॉमन आ गया है, c-1 डन। माइनस का 4y कॉमन आ गया है, प्लस का 4y कॉमन आ गया है, मुझे यहां दिख रहा है 2c-1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले मैं एक बार, मैं क्योंकि दो काम एक साथ कर रहा हूं, है ना, 4c-1 प्लस में 4c-1 प्लस का 4c-1 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्या क्या किया है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और सही लिखा होगा, उम्मीद है मैंने सही लिखा होगा, है ना, ये कर दिया मैंने। अरे नहीं लगेगा, मैंने भी वही गलती करी थी, a² माइनस b² सी की वजह से नहीं लगेगा, इस सी की वजह से मैंने लगाने ही वाला था। सर रेंज मालूम है, सुनो 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 सुनो, देखो अभी मैंने अपनी रेंज मेरी साइड से बना दिया ना, अब आपको पता भी नहीं मैं क्या करने वाला हूं, आपको सीरियसली नहीं आइडिया कि मैं किस तरफ जाऊंगा, ठीक है। ये इससे मेरी रेंज आने ही वाली है, मतलब मैंने डी को पॉजिटिव करके मेरी तरफ से काम खत्म कर लिया, इससे मेरी रेंज आ जाएगी। लेकिन मैंने रेंज को रोक करके पहले ये पता करा कि क्वेश्चन ने क्या रेंज दिया है। क्वेश्चन ने मुझे दिया है कि उसकी रेंज माने वाई जो है, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना, नॉर्मल बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, 3/2 यही रेंज है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी, मैंने आपको अब तक ये सिखाया है कि जब भी भाला फंक्शन की ओर होता है तो फंक्शन अपनी वैल्यूज के बीच फंस जाता है। अगर कभी भी फंक्शन जो है अपनी वैल्यूज के बीच में फंसा हो तो इसका मतलब भाला फंक्शन की ओर था, माने इससे जस्ट उल्टा, उल्टी साइड पे जा रहा हूं, उल्टी साइड पे, भाला फंक्शन की ओर था, भाला फंक्शन की ओर था। अब मैं आपके सामने फंक्शन क्या है वो बता रहा हूं। फंक्शन मुझे दिख रहा है 6y-5 मल्टीप्लाइड बाई 2y-3। मेरे अकॉर्डिंगली आज तक ये होने के बाद ये कोई भी निकाल पाया होगा, ये होने के बाद ये कोई भी निकाल देता है। हम उल्टा सोच रहे हैं, उल्टा उल्टा जा रहा हूं, उल्टा मतलब जैसे कई बार होता है ना, कार लेकर के उल्टी साइड पे चलते हैं ना, उल्टी साइड पे चल रहे हैं। अभी देख लेते हैं 1 - c या c-1, वो सब देख लेते हैं ना, फिर से रीचेक कर लूंगा लास्ट में, है ना, दोबारा से। तो पहले से ये देख लेना है ना, इसको देख लेते हैं पहले। अच्छा अभी मैं इसको और आगे खींच रहा हूं तो ये बन गया मेरे लिए 12y², है ना। आसान बच्चों के लिए नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, है ना, वो वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं सोच रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। माइनस का 10y माइनस का 28y, माइनस का 10 माइनस का 18 और प्लस का 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये भी काम खत्म हो गया, है ना, है ना, है ना, है ना। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि दोनों में, दोनों ही केसेस में लेस देन इक्वल टू 0 है। इससे भी रेंज आनी है और रेंज इससे आई है, माने इससे, अगर बाय द वे ये मुझे नहीं पता होता तो मैं रेंज इससे से निकालता कुछ सी वगैरह के टर्म्स में, और ये मेरे पास में रेंज है तो मैं रेंज से पहुंचा कि बेसिकली इसकी, ये जो आंसर आया वो कहां से आया होगा, तो मुझे पता चला इस जगह के बाद ये आया,
तो इसका मतलब ये वह जगह है, यही वो जगह है जहां पर ऐसा कुछ हुआ होगा। अब मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देख रहा हूं, अब मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देख रहा हूं, अब भी पता चल जाएगा कि मैंने मिस्टेक करी कि नहीं करी। राइट है, जरा देखना, मेरा कंपैरिजन देखना, वाई स्क्वायर वाले को वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर कर रहा हूं। 4 टाइम्स c-1 अपॉन 12 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 4 टाइम्स 2c-1 अपॉन में कितना, माइनस का 28, ठीक है, इज इक्वल टू में 4c-1 अपॉन में 15, अपॉन में कितना 15, है ना। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जरूर हो ना हो c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है, इसको देखते ही मेरे को दिख रहा है c की वैल्यू 4 है। कैसे कैसे, देखो इसको और इसको देख के तो क्लियर हो गया, अभी बीच वाले को देखता हूं दोबारा। अगर मैं c की जगह 4 रखता हूं तो 4×3 = 12, 12/12 1 हो गया, इस साइड का 1 हटाओ। 4 रखता हूं तो 4×4 16, 16 में से 1 गया 15, 15/15 1 होता है, इस साइड को हटाओ। अब मैं चल रहा हूं यहां, 4 रखते ही मेरे दोस्त, 4 रखते ही मेरे दोस्त ये बन गया कितना, ये बन गया 8, 8 में से गया 7, 7 चौक 28, ये -1 बन रहा है। इसका मतलब पक्की बात आप सही कह रहे थे, यहां पे गड़बड़ है। यहां पे क्या गड़बड़ है, यहां पर -4y की गड़बड़ है। मैंने कहा था ना मेरे को गलती पता चल जाएगी लास्ट में, राइट है, और मैं उसको सही करने के बाद इसको सही कर दूंगा, और सही करने पे अब ये भी बैठ गया। रख लें एक बार दोबारा से, 4 8 7 -28 बेटा सही, c बराबर 4 आ गया, c बराबर 4 आ गया बॉस, राइट है, c बराबर 4 आ गया, c बराबर 4। डन कर देना आप, इसको पैक कर दो, पैक। इससे सुंदर रास्ता आपने नहीं देखा होगा, ये इसका बेस्ट रास्ता है, आप कहीं पे भी चेक करिएगा, है ना। तो अपन बहुत सही जगह पे खड़े हैं अभी, है ना, एक काम अपना डन होता जा रहा है। राइट, राइट है, राइट है, राइट है, 5/6, है ना, खतरनाक चीज थी। देखो अभी तक अपन ने क्या क्या किया, वापस से एक बार दोबारा से बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक बना करके डी पॉजिटिव करते हैं, वही सब किया यहाँ तक। फिर कॉमन शॉमन लेके सजा दिया, बस कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ इसको वाई स्क्वायर वगैरह कॉमन लेके आप भी यहाँ तक पहुंचोगे। अब यहाँ पे खेल हुआ था, रेंज माने वाई, वाई यहाँ से यहाँ के बीच में। अब जब भी दो जनों के बीच में अगर अपना फंक्शन फंसा होता है, इसका मतलब भाला फंक्शन की ओर होता है, तब फंक्शन अपनी वैल्यूज के बीच फंसता है। इसका मतलब कोई दो ब्रैकेट ऐसे रहे होंगे जिनसे वैल्यूज 5/6 और 3/2 आ रही है, और वो क्या हो सकते हैं, 2y-3 और 6y-5। इससे आप देखोगे तो y की वैल्यू 5/6 आ जाएगी, इस ब्रैकेट से वैल्यू 3/2 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ आ गया। क्योंकि रेंज आई कैसे थी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन की रेंज कैसे आई थी, देखो आप, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में रेंज, ये वाली रेंज थी ना, ये थी ना रेंज, ये थी ना रेंज, ये कहां से आई थी, दो ब्रैकेट के बाद भाला फंक्शन की ओर था, वहीं से तो आई थी। इसका मतलब मेरे को अगर कोई ये देगा तो मैं ये सोच सकता हूं, और इसको मल्टीप्लाई करते 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 मैं ऊपर तक जा सकता हूं, तो मतलब मेरे को क्लिक कर गया ना, वैसे ही सेम इधर भी क्लिक कर गया। मैं इसके बाद उल्टा सोचा, और उल्टा सोच करके उस जगह पे पहुंच गया जहां डी था, अब ये वाले डी को अपने डी से मैच करा लिया, क्वेश्चन हो गया, सी का स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, मेरी इक्वेशन मैंने चेक कर ली है, ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा कोई इक्वेशन में कोई बहुत बड़ी धांधली, पहली तो बराबर थी, दूसरी वाली बराबर थी, मैंने बाकी को चेक भी नहीं करा। ठीक है, इसमें a = 0 की चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक काम खत्म हो गया, अब चलते हैं पल्लो। टाइप 5, ठीक है, y = (a²-x²), इसकी रेंज। जैसे मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूं कि y में (a²-x²), अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, एग्री करते हो आप इससे? मैंने अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, चेक कर लो आप फटाफट, क्या आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या आप इस बात पे भी एग्री करते हो कि सर इसको अगली लाइन में आप ऐसा लिख लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा यार, ये भी आएगा, हाँ या ना। अगर ये आएगा तो आप में से कई बच्चे जानते हैं सर ये तो ये है सर, हाँ या ना। तो सर जब इसका ग्राफ बनाओगे आप तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इसमें इसका रेडियस सोचोगे तो याद आ जाएगा, इसका रेडियस ये है, सेंटर ये है जो मैं लिख रहा हूं। अगर रेडियस ये है तो ये वाली जगह ये बन गई, और ये वाली जगह ये बन गई,
और वो ऊपर वाली जगह ये बन गई। जरा ध्यान से देखते जाओ जल्दी जल्दी। अब आप में से किसी को भी पता होना चाहिए कि ये जो है, ये जो मैंने बनाया, ये इसका ग्राफ है, इसका नहीं है। जब आप स्क्वायर करते हो, किसी भी चीज का आप स्क्वायरिंग करते हो, तो आप कुछ अलग से स्क्वायर करने पर बढ़ा देते हो, और बढ़ाने पर आपको परफेक्ट सर्कल मिला है। लेकिन ऊपर y इजकल टू रूट ओवर बताता है कि अंडरूट बताता है, y के आगे सामने बैठा हुआ अंडरूट बताता है। क्या मैं जो लाइनें बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप में से कई अच्छे स्टूडेंट्स के कानों में गूंजती है ये लाइनें। क्या कि y के सामने बैठा हुआ अंडरूट बता रहा है कि y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। अब आप में से कहेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर, y पॉजिटिव कहां मिलता है ग्राफ में, y पॉजिटिव कहां मिलता है, x पॉजिटिव ओरिजिन के इधर मिलता है, x नेगेटिव इधर मिलता है, y पॉजिटिव कहां मिलता है, ऊपर, ऊपर मिलता है ऊपर। इसका मतलब ये सिर्फ है ना अबोव एक्स एक्सिस का ग्राफ लेगा, और अबोव एक्स एक्सिस सिर्फ ये वाला पार्ट है, समझ रहे हो आप, ये वाला पार्ट पकड़ेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ सिर्फ ये है, और अगर ये इसका ग्राफ है तो इसकी टॉप हाइट ए है, इसकी टॉप हाइट ए है, माने इसका मैक्सिमम ए है, और इसका बॉटम हाइट 0 है, याद रखना। इसका मतलब इसका मिनिमम 0 है। इसका मतलब कोई भी ये पूछेगा कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है, तो मैं कहूंगा 0 से लेकर के a तक है। 0 से लेकर के a तक, a इसका मैक्सिमम है, a इसका मैक्सिमम है। अब आप में से किसी बच्चे को अगर मैं बोलूं कि अब मेरे को बता जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर दे, देखो बताओ क्या आंसर देते हो आप। मान लो मैंने आपको कहा क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ, राइट है। आप जल्दी से पहले इस पे चलो, टाइम नहीं है यार। इसकी रेंज बताओ, रेंज, इसकी रेंज बताओ, रेंज। मैच करा लो ना इससे, इससे मैच करा के बोलो, इससे मैच करा के बोलो। इसकी अगर 0 से है तो उसकी कितनी है, 0 से 2, एग्जैक्टली इसकी रेंज है 0 से 2, सही है ना। अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, चलो इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ, सोचा आपने, ठीक है, तब तक इसकी भी रेंज सोच लेना। 3 क्वेश्चन की रेंज पूछ रहा हूं आपसे, 3 क्वेश्चंस की रेंज पूछ रहा हूं आपसे, सोच लिया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अगले वाले की रेंज सोचो, ठीक है। क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं, सर इसमें ए स्क्वायर 3 है और रेंज होती है 0 से, तो रेंज हो जाएगी 0 से √3, तो इसकी सोचो, इसकी रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक, 0 से π/2, ऑब्वियस सी बात है। 0 से ए स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 है, तो ए कितना हो गया, 0 से π/2, ये आंसर हो गया, खत्म। इतना आसान होता है, बस एक बार पकड़ में आने की देर है। वो क्वेश्चन जो आप ऐसे खड़े खड़े छोड़ देते हो ना, चिल्लर है चिल्लर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल की तरफ, है ना, टाइप 6, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रेंज का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शंस व्हेन वन फंक्शन इज इनसाइड अनदर फंक्शन, ठीक है। अगर कभी भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर हो जाए तो कैसे रेंज निकालते हैं, समझो आप, उस केस में कैसे रेंज बताएंगे। अगर बाय द वे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर चला जाए तो कैसे रेंज निकालेंगे, समझो आप इस जगह को, रेडी, समझना समझना जरा जल्दी से समझना, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपका काम है इसकी रेंज बताना, अपनी कॉपी के कुछ पन्ने पलटें और मुझे जल्दी से इसकी रेंज बताएं, और मुझे जल्दी से इसकी रेंज बताएं। हाँ भाई आ जाओ जल्दी से, अब इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताएं, इसकी रेंज बताएं। अपनी कॉपी के कुछ पन्ने पलटिए और इसकी रेंज बताइए। वेरी गुड सुविज्ञा। नहीं, इसका मतलब आप कॉपी के पन्ने पलटो, कॉपी कॉपी के, कुछ भी नहीं, ऐसे तुक्के मत मारो, तुक्के मारो तुक्के,
हाँ भाई, नहीं सही। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर से एकदम सही है। आपको कुछ नहीं, पीछे ही जाना था अपनी कॉपी में, और पीछे जा करके बस चेक करना था। ये रही, देखो ये क्वेश्चन ये पड़ा, और ये रही इसकी रेंज 11/3 से इनफाइनाइट। ठीक है ना, 11/3 से इनफाइनाइट इसकी रेंज है, समझ रहे हो आप? 11/3 से इनफाइनाइट इसकी रेंज है, सिंपल। सही है, तो आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए इसकी रेंज क्या है, और इसकी रेंज है 11/3 से इनफाइनाइट। इसको डन करूं? अब आप अगले पे चलो। मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होता कि y इज इक्वल टू में अंडर रूट में 3x² प्लस 4x प्लस 5 होता, और अब आपसे कोई इसकी रेंज पूछता कि इसकी रेंज बताओ क्या होगी। अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस में जिसके अंदर आपको पहचान में आ गया, अरे यार इसकी रेंज पता है अपने को, इसके बाहर कोई भी चेंज करता है, तो आपको कैसे सीखना है, सिखा रहा हूं। अब आपको जैसे ही पता चले ना कि ऐसा, तो सबसे पहले आप इसका बेसिक फंक्शन पकड़ो। जो बाहर वाला फंक्शन है वो बेसिक फंक्शन पकड़ो। जब आप इसका बेसिक फंक्शन पकड़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में इसका जो बेसिक फंक्शन है वो रूट एक्स है, और जरूर किसी ने इस रूट एक्स पे हमला किया होगा और इसमें से एक्स को भगा दिया होगा, और एक्स की जगह पे क्वाड्रेटिक घुसेड़ दी होगी। इसका मतलब ये कि किसी ने इस एक्स को भगा करके इसके अंदर क्वाड्रेटिक डाल दिए। तो जब भी एक फंक्शन में से आप एक्स को भगा करके दूसरे फंक्शन को डालते हैं ना, तब रेंज कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। हमेशा सबसे पहले पता करो कि किस फंक्शन को हटाएगा, किस फंक्शन में से एक्स को हटाएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पे रूट एक्स वाला फंक्शन था, उसमें से एक्स को हटा दिया गया। और रूट एक्स का ग्राफ मंगा लो आप। ग्राफ मंगाना माने भाई की फोटो मंगाना, फोटो मंगाना माने भाई की डीपी मंगा ली। अब आपको बताना चाहिए रूट एक्स की डीपी ऐसी वाली आई, सेमी पैराबोला। याद आया आपको? रूट एक्स की डीपी कैसी आएगी? ऐसे। याद करो रूट एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। अगर ये ग्राफ है रूट एक्स का, तो ये आपको दिख रहा है लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पर कैसा है, पेन कहां जा रहा है, ध्यान से देखो पेन कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब आपको पता चल गया आपका जो बेसिक फंक्शन था वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब किसी ने इस इंक्रीजिंग फंक्शन में से एक्स को हटा करके इसको डाल दिया। अच्छा, ये जो फंक्शन था 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये अपने आप में दौड़ रहा था अच्छा खासा 11/3 से इन्फानेट तक। इसको पता था कि मेरे को तो वहां से वहां तक जाना है। अब आपने जैसे ही इसके ऊपर अंडर लगाया, जैसे ही आप इसके ऊपर अंडर लगाओगे, अंडर लगाते ही पूछेगा भाई तुम कौन, ये तुरंत चकरा जाएगा, अरे ये क्या है अपने ऊपर। तो कहेगा मैं रूट एक्स। वो कहेगा भाई तेरी डीपी बता, डीपी देख ले भाई, मेरी डीपी देख ले। अच्छा तुम तो रूट एक्स हो, रूट एक्स बोले तो इंक्रीजिंग फंक्शन। लो भाई ये काम करो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो ना, चलो मेरी मेरी जो रेंज है उसे एज इट इज यूज कर लो। तो अब रेंज जो होगी ना, जो 11/3 से इन्फाइनाइट है, वो अंडरूट में यूज होने में आ जाएगी। कैसे? अंडरूट 11/3 से लेकर अंडरूट इन्फाइनाइट, अंडरूट इसे यूज करेगा। अब बाई चांस रूट ओवर 11/3 का तो नहीं पता, लेकिन अंडरूट इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होता है, और ये हमारा वाई हो गया, तो इसका हमारा वाई ये बन गया। अब जरा थोड़ी सी बात किरकिराहट के साथ समझ में आई, सर कुछ पकड़ में आया कुछ नहीं आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे सब पकड़ में आएगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो ये ना दे करके ये दे दिया होता। सपोज करो, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, y इज इक्वल टू में किसी ने दिया होता लॉग बेस, ठीक है, लॉग बेस 3 दिया होता, और यहां दिया होता 3x² प्लस 4x प्लस 5, और फिर किसी ने इसकी रेंज दी होती। अब आपको तुरंत पकड़ में आना चाहिए कि इसमें से इसकी रेंज तो मैं जानता हूं, लेकिन बाहर वाला फंक्शन कौन है, लॉग फंक्शन है। इसका मतलब किसी ने log x में से, किसी ने log x में से x को हटा के क्वाड्रेटिक डाल दी। इसका मतलब बेसिक फंक्शन पकड़ में आ गया आपको, कि आपका जो बेसिक फंक्शन है वो y इज इक्वल टू में log x बेस 3 है। और log x बेस 3 की डीपी मंगा लो आप में से कई बच्चों को पता होगा कि अंदर बैठा हुआ 3x² प्लस 4x प्लस 5 जो होगा ना, वो तो भाई दौड़ेगा कहां से कहां तक, 11/3 से लेकर इन्फिनिट तक। जैसे ही आप इसके आगे लॉग को बैठाओगे, ये पूछेगा भैया तुम कौन, कैसे दिखते हो। ठीक है, तो ये कहेगा मैं लॉग, कहेगा डीपी भेजो। अब लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसा वाला होता है, वो अपनी डीपी ये वाली भेजेगा। उसको देखते समझ में आ जाएगा, अच्छा तुम्हारा ग्राफ तो ऊपर की ओर जा रहा है, मैंने फंक्शन तुम तो इंक्रीजिंग हो। अच्छा तुम इंक्रीजिंग हो, लो मेरे 11/3 से इन्फिनिट वाली रेंज को तुम डायरेक्ट यूज कर लो। अब वो इसकी रेंज को यूज कर रहा है, कैसे? log 11/3 से लेकर के log इन्फिनिट तक, ठीक है, और बेस में 3। अब आपको एक और कमाल की बात बताता हूं, ये तो हो गया। अब log 11/3 ना आपको पता ना मुझे पता, तो मैं तो इसे log 11/3 ही लिख के छोड़ दूंगा। सही है, लेकिन मैं एक बात और जानता हूं, इससे ये जो log इन्फिनिट है ना, इसको पढ़ते हैं log
एट इन्फानेट, क्या पढ़ा मैंने, लॉग एट इन्फानेट, समझ में आया आपको? इसे पढ़ते हैं लॉग एट इन्फानेट, लॉग एट इन्फानेट माने इन्फिनिटी पे जाकर के लॉग कहां पहुंच गया है, इन्फिनिटी पे पहुंच गया है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कहां होगा भाई, इन्फानेट पे होगा। तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट ही आई। इसका मतलब की रेंज लॉग 11/3 से इन्फाइनाइट। जिनको थोड़ा समझ में आया फिर और किरकिराट के साथ आगे बढ़ो, राइट? फिर से चलो आगे। मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता y इज इक्वल टू ई की पावर, किसी ने क्वेश्चन में दे दिया होता 3x² + 4x + 5, और फिर किसी ने इसकी रेंज मांगी होती कि भाई रेंज बताओ सर। तो हमें पता है कि यार ई की पावर ये कब से हो गया यार, फंक्शन तो ये होता है, ई की पावर x होता है, फंक्शन तो ई की पावर x होता है, ये ई की पावर में, अच्छा किसी ने x को हटा करके क्वाड्रेट डाल दिया होगा। तो हमें पता है 3x² + 4x + 5 जो था वो तो अच्छा खासा दौड़ रहा था 11/3 से इन्फाइनाइट तक, किसी ने इसको टोकरी में बैठा करके ई के सर पे रख दिया, सही है। अब जैसे ई के सर पे रखा, इसने पूछा भैया तुम कौन, मैं एक्स की जगह कैसे आ गया, तुम कौन हो, ये कहेगा मैं ई की पावर एक्स। अच्छा तुम्हारा डीपी भेजो, ये अपनी डीपी भेजेगा उल्टा ई वाली, ऊपर की ओर जाता हुआ ग्राफ देखते समझ जाएगा अरे तुम तो इंक्रीजिंग हो। अच्छा मैं तो बार बार कह रहा हूं ना, इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो मेरी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लिया करो। तो डायरेक्ट यूज करेगा कैसे, अब ई की पावर में यूज करेगा, ई की पावर 11/3 से लेकर के ई की पावर इन्फाइनाइट। और आपको पता होना चाहिए ई 2.7 होता है, 2.7 बेस एक से बड़ा है, एक से बड़े की पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट ही देता है। मैं बहुत सारी बातें एक साथ जोड़ता जा रहा हूं। तो ये हो गया कितना, इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना? क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, समय की पुकार है, आगे बढ़ना, ठीक है, तेजी से आगे बढ़ना, ठीक है। अब जरा यहां देखो, जरा मान लो क्वेश्चन ये ना होकर के ये होता y इज इक्वल टू 1/3x² + 4x + 5 होता, फिर क्या करते सर? इसको देखते ही अगर किसी ने रेंज पूछी होती तो मैं ये देखते समझ जाता कि जरूर कोई बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x है, शायद 1/x। अगर ये 1/x है तो मुझे पता है कि 3x² + 4x + 5 दौड़ के आया है 11/3 से इन्फाइनाइट, और किसी ने इसे 1 कर दिया है। 1 करते ही ये तुरंत पकड़ गया कि अच्छा 1/x तुम आगे क्या, तो वो ये कहेगा भैया एक बार प्लीज अपना ग्राफ भेजो। तो 1/x अपना ग्राफ भेज रहा है, कैसा, ऐसा वाला। जरा ध्यान से देखना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पेन का इशारा देखना किधर की तरफ है, ये लेफ्ट होता है भाई, ये राइट होता है। लेफ्ट से राइट की ओर नीचे जा रहा है ना ग्राफ, देखो देखो लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय, लेफ्ट से राइट की ओर देखो ग्राफ में पेन नीचे जा रहा है ना, नीचे। अगर नीचे जा रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो तुरंत समझेगा अच्छा डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या। तो एक काम करो, इंक्रीजिंग होते तो मेरी वैल्यूज को डायरेक्ट यूज करने देता, लेकिन क्योंकि तुम डिक्रीजिंग हो तो मेरी वैल्यूज को उल्टा पलट के यूज करो। तो पलट के यूज करना कैसे, जरा देखना। इसका मतलब अब ये इनफाइनाइट जो है उसको पहले यूज करेगा, तो 1/इनफाइनाइट, और 11/3 को, क्योंकि 1 है ना तो इसलिए 1/इनफाइनाइट और 1/11/3 ऐसे खेलेगा वो, 1/11/3। समझ में आया आपको? ऐसे खेलेगा। तो आपको पता होना चाहिए 1/इनफाइनाइट इज 0 और ये बन जाएगा 3/11। इसका मतलब इसकी रेंज 0 से लेकर के 11/3। क्लियर करते चलना एक एक पॉइंट को कि अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है डायरेक्ट यूज करता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है वैल्यूज को पलट के यूज करेगा। एक और ग्राफ, एक और चीज देखते हैं। मान लो, ठीक है मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा ना देकर ऐसा दिया होता y इज इक्वल टू में e की पावर -3x² + 4x + 5 ये होता। अब मुझे भी समझ में आ गया कि बेसिक फंक्शन जरूर y इज इक्वल टू e की पावर -x है। ग्राफ ये वाला है जो कि डिक्रीजिंग है, साफ पता चलता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 3x² + 4x + 5 जो है वो दौड़ के आया है 11/3 से इनफाइनाइट, और अचानक से अपने आप को e की पावर -3x² + 4x + 5 पाता है। तो देखते ही समझ जाएगा कि अच्छा तुम तो e की पावर x हो, तुम्हारा फंक्शन का ग्राफ तो डिक्रीजिंग है। तो तुम एक काम करो, क्योंकि इंक्रीजिंग में सीधे यूज करने देता, डिक्रीजिंग में वैल्यूज को पलट के यूज करना है, तो इनफाइनाइट पहले यूज में आएगा और 11/3 बाद में। और e की पावर इनफाइनाइट होता है तो e की पावर -इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट होगा, बोले तो 0 होगा। इसका मतलब 0 से लेकर के e की पावर 11/3, ये मेरी इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से मैंने एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके सिखाए, बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं, इसलिए ये सारी चीजें आपके बेहद बेहद काम की हैं, ठीक है। जो जो भी चीजें काम की हैं उन्हें एक तरफ लिख देता हूं दोबारा से। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिक फंक्शन हो तो डायरेक्ट
रेंज अप्लाई, रेंज में अप्लाई करो। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन आपका बेसिक फंक्शन हो, ठीक है, तो रेंज, ठीक है, पलट के यूज करें। ध्यान रखना है, काम काम की बातें लिखवा रहा हूं, ठीक है, बहुत बहुत काम का है, बेहद 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 काम का है, बेहद बेहद काम का है, ठीक है। ध्यान रखना, पलट के यूज करने का मतलब ऐसे पलट के ये वाला नहीं, पलट के यूज करने का मतलब होता है कि इनफाइनाइट पहले यूज में आ रहा है और ये बाद में यूज में आ रहा है, याद रखना। सेम वे इनफाइनाइट पहले यूज में आ रहा है, 11/3 पीछे यूज में आ रहा है, ऐसे है ना, उल्टा समझना, उल्टा ऐसे अलट पलट करके यूज होता है, ठीक है ना। यार एक तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि बच्चे है ना, पता है, अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, फिर वो बीच बीच ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनको मैं पहले ही कहीं जवाब दे चुका होता हूँ। साफ पता चल जाता है कि यार ये बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है, ठीक है, पता नहीं कहाँ रहते हो तुम लोग। फिर लास्ट में वही होगा, सब सब कबाड़ा कर दोगे, सब कबाड़ा, A to Z टोटल कबाड़ा कर दोगे। पढ़ने वाला बच्चा सबसे ज्यादा बुरे वाले मार खाता है। गरीब बच्चा तो चलो ये है कि उसके घर वाले जानते हैं यार ये वैसे किसी काम का नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा जो है ना वो पिटता है ना तो फिर बिल्कुल बेकार हो जाता है, और पहले चैप्टर में पिट रहा, बताओ, ठीक है। उसको समझा समझा के थक गया कि यार, एक तो पहली बात रेगुलरली यूज करो। एक बच्चा कह रहा है 3/11 होगा, उसको 3/11 दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। क्यों भाई, क्या नहीं दिख रहा है इसमें बेटा तेरे को? 3/11 नहीं दिख रहा? ये 3/11 तो है, और क्या है? नहीं, इसमें भी 3/11 करेगा क्या? इसको भी 3/11 करना चाहता है? मैं वही तो समझा रहा था कि पलट के यूज करने का मतलब यूं क्रॉस जिगजैग यूज करना है, यूं थोड़ा ना पलट के यूज करना है। चलो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। जो हम में से अच्छे बच्चे होंगे ना वो बेनिफिटेड होंगे, उसके बाद में हमारे जब इससे स्क्रीन पे बहुत सारी फोटोज होंगी, हम बताते जाएंगे ये बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है देखो, ठीक है। और आप में से जो अच्छे बच्चे नहीं होंगे, मतलब अच्छे बच्चे का मतलब ये नहीं होता दिमाग से अच्छा बच्चा होना, अच्छे बच्चे का मतलब होता है डिसिप्लिन बच्चा होना। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ डिसिप्लिन बच्चा ही प्रिवेल करेगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया, ठीक है, इसको भी समझना है ना। अभी तक मैंने आपको दो तरह के फंक्शन के बारे में बताया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो डायरेक्ट वैल्यूज को यूज करना, डिक्रीजिंग हो तो पलट के यूज करना। अब मैं इसी के अंदर बता रहा हूं कि अगर फंक्शन इज, ठीक है ना, समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग, ठीक है, इससे क्योंकि समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग को नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं, याद रखना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, हम दोनों में नहीं गिनते उसे, है ना, कंसेप्चुअली। अब ऐसे केसेस में क्या करना वो बता रहा हूं आपको, समझो आप, है ना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दिया y इज इक्वल टू में साइन ऑफ 3x² + 4x + 5, और फिर किसी ने इसकी रेंज मांग ली, तो मैं क्या करता? मुझे साफ पता चलता है कि जो मेरा बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इसको लेकर के भी कोई संशय नहीं है कि हाँ सर ऐसा होता है। साफ पता चलता है कि कभी ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है। ऐसे में क्या करना है, तो याद रखना, अगर बाहर का फंक्शन, बाहर बैठा हुआ फंक्शन समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजिंग हो तो क्या करना है। तो जैसे आपको पता है 3x² + 4x + 5 जो है ना, उसकी रेंज 11/3 से इन्फिनिट है। तो आप क्या कीजिए, साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, याद रखना, मेक ग्राफ ऑफ द फंक्शन, मेक ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड डार्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेंज, टू रेंज ऑफ फंक्शन इनसाइड, ठीक है, डार्क डार्क अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द फंक्शन इनसाइड, एंड सी, ठीक है ना, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ। जो मैं आपको सिखा रहा हूं इम्पॉसिबल है, मेरे को तो याद नहीं है, मेरी मेरी जानकारी में कोई भी नहीं बताता ये सब, ठीक है। अब जो समझा रहा हूं वो समझो आप। जैसे मैंने क्या किया, मैंने तो साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये लीजिए मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, राइट है। अब साइन एक्स का ग्राफ बताने से पहले मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को 11/3, 11/3 का मतलब होता है 3.66, ठीक है। तो 3.66 मैंने इस ग्राफ में सर्च करा, कहाँ मिलेगा भाई? तो 3.66 मुझे कहाँ मिला? ये मुझे मिला यहाँ पे आकर के 3.14, इस जगह आकर के मुझे 3.14 मिला है, इस जगह आकर के। तो 3.66 मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 11/3 है, इस जगह, इस जगह।
इस जगह से लेकर के इन्फाइनाइट तक का सारा ग्राफ मैंने डार्क करना चालू करा। कहां से कहां तक का? 11/3 से इन्फाइनाइट तक का सारा ग्राफ मैंने डार्क करना चालू कर, पीछे का सारा ग्राफ छोड़ दिया और ये सारा ग्राफ मैंने डार्क कर दिया बेटा, और करते ही चला गया। अब जो डार्क करा हुआ ग्राफ है ये कितना उछल रहा है, इसकी हाइट क्या है, वो मेरा आंसर हो गया। अब बाई चांस इसकी हाइट +1 है और बॉटम हाइट -1 है, इसीलिए मैं कहूंगा कि इस पूरे की भी, इस पूरे की मतलब साइन ऑफ 3x² + 4x + 5 की जो हाइट को जो रेंज होगी ना, वो -1 से 1 ही होगी। ऐसा तो आंसर -1 से 1 ही होगी। ठीक है ना? आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी ना, है ना? अब देखो यार शिवम, तुम कैसे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे, है ना? आगे बढ़ जाते हैं, इसको जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरह के फंक्शंस के बारे में बताया। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो, ठीक है, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग हो, फंक्शन अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो। तो तीनों तरह के क्वेश्चंस को कैसे देखना है मैंने आपको सिखाया, है ना? थोड़ा बहुत मतलब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, ये परमानेंट आइडिया नहीं है, बेसिक आइडिया। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दिया y = में 3 sin √of π² - x², और फिर किसी ने इसकी रेंज पूछी है। क्योंकि मैं बहुत देर से अंदर क्वाड्रेटिक को जानबूझ के रख रहा था, इसलिए सब लोगों को लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में ऐसा होता है। नहीं, सब में ऐसा होता है, समझो आप। हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, अब मैं इस जगह आकर के आपको सिखा सकता हूं रेंज के काफी बेसिक्स। जैसे अगर किसी को डोमेन सीखना होता ना, जो आप में से इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत बहुत ही काम की बातें बता रहा हूं बेटा। डोमेन में हम हमेशा पहले साइन का डोमेन देखते, फिर अगर जो भी होता फिर इसके बाद अंदर देखते, फिर और अंदर जाते। तो डोमेन बाहर से अंदर चलता है, रेंज अंदर से बाहर चलेगी। सबसे पहले हम इसकी रेंज देखेंगे। तो हम जैसे इसकी रेंज देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा √ में π² - x² की जो रेंज होगी, देखें कितना बता दे, कौन कौन बता पाते हैं, देखें लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ठीक है, सीरियस कैंडिडेट्स आर वेलकम। हाँ भाई, देखें आपका क्या आंसर आता है। बिल्कुल साहब, है ना? अजिंक्य, शौर्य, गगन शर्मा, वेरी गुड। अजिंक्य तेरा सही नहीं आंसर, तरुण तेरा भी सही नहीं है, सुविज्ञ सही है तेरा, अनंत गोयल का सही है, राजवत का सही है, ठीक है, और तरुण का भी सही है। ना 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 ना, सही नहीं है। यश का सही है, रोहन कुमार का सही है, दिव्यांश का सही है, लक्ष्यजीत का, सिद्धांत का सही है, हाँ, राजव्रत का तो सही है ऑब्वियसली, ठीक है, अमृत कृष्ण का सही है, ठीक है, मयंक श्रेय शेखर का भी सही है, गुड वन, ठीक है, समर का सही है, और अमृत कृष्ण, दुर्गेश चौहान तेरा भी सही है बेटा। ए नहीं, सही नहीं है तेरा, ठीक है, प्रियन का सही है। हाँ, अब समझो, देखो हमको पता है कि मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, a² - x² होने पे 0 से a होती है, तो इसका आंसर हो गया 0 से π/3, इसका काम खत्म हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट स्टेप हो गया, इसका हो गया। अब इसके बाद में ये किसको पास में जाएगा? साइन के पास जाएगा। तो जैसे ही ये साइन के पास जाएगा ना, तो साइन के पास जाते ही ये इसको पहचान लेगा, अरे तुम साइन स्क्वायर, तुम तो वो वाला ग्राफ हो ना, ये वाला नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लो एक काम करते हैं, मंगाओ तुम्हारा ग्राफ, डार्क करना है हमें तो। अब जैसे ही ये डार्क करने की बात करेगा ना, तो साइन को अपना ग्राफ मंगाना पड़ेगा। तो साइन ने अपना ग्राफ मंगा लिया ऐसे, और उसमें ये कितने पोर्शन को डार्क कर सकता है? सिर्फ ये डार्क कर सकता है 0 से π/3 को, तो 0 यहां होता है और π/3 यहां तक होता है। तो 0 से π/3 तक इतना पोर्शन ही डार्क कर सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये सिर्फ इतना ही डार्क कर सकता है। अब ये जो डार्क किया हुआ ग्राफ होता है ना, इसकी उछाल देखनी है अपने को। तो अपने बताना चाहिए 0 पर ये 0 पे है, और π/3 हाइट पर, π/3 साइन के केस में π/3 हाइट पे √3/2 हाइट तक गया है। इसका मतलब ये कि ये, है ना, ध्यान रखना। अब इसकी उछाल -1 से 1 नहीं हुई, 0 से, ठीक है, 0 से √3/2 तक गई है, बस इतनी ही उछाला। अब लेकिन सर इसके बाहर तो 3 भी है, तो अब मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 3 sin √of π² - x² करते 3 से मल्टीप्लाई करते 3 से जैसे ही गुणा करोगे ना, तो हो जाएगा 3 × 0, और यहां हो जाएगा 3√3/2, राइट है। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 0 से लेकर के 3√3/2, एंड दैट्स योर क्वेश्चन फिनिश हो गया। 0 से लेकर के 3√3/2,
है ना। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, आप अपनी तरफ से इस बात को श्योर करना कि आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, नहीं तो आपको आपसे क्वेश्चन बनेंगे आधे भी और नहीं भी बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं, जैसे y इक्वल टू में मान लेते हैं किसी ने दे दिया cos में ln में फ्रैक्शनल पार्ट x, मान लो ऐसे दे दिया, एक से ज्यादा फंक्शन भी दे सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन दे दिया, मेरे को तो किसी ने e की पावर में भी दे दिया चलेगा, और फिर इसने इसकी रेंज पूछ ली कि रेंज बताओ क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो मैं जानता हूं सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट x उड़ेगा, फ्रैक्शन पार्ट x दौड़ेगा कहां से कहां के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये जाकर के किसके लगेगा, ln के, ln के लगते ही पूछेगा ना भैया डीपी तुम कौन हो, भैया डीपी दो तुम्हारी, ln माने लॉग, ये वाली डीपी देगा, अरे तुम तो इंक्रीजिंग फंक्शन लो मेरी डायरेक्ट यूज करो वैल्यूज को। ठीक है, अब देखो ये इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट यूज कर रहा है, कैसे, ये log 0 से log 1 तक लेके जाएगा, सही है, बेस में तो e है ही। अब अपने को बताना चाहिए log एट 0, 0 पर जाते समय पर log कहां है, 0 पर जाते समय 0 0 0 0, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन होती है x इक्वल टू 0, 0 पर जाते समय पर log इसको छूने के चक्कर में कहां पहुंच गया, माइनस इन्फिनिट पहुंच गया। तो log एट 0 का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिट से लेकर के log 1 खुद 0 है, तो इसका मतलब ln फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां तक दौड़ा, माइनस इन्फिनिट से 0 तक दौड़ा। जैसे ये दौड़ा, इसके बाहर कौन मिल गया, इसको cos मिल गया, cos, कॉस मिल गया मेरे दोस्त, कॉस, जैसे ही कॉस इससे मिलेगा ना, ये मिलते ही पूछेगा अरे तुम कॉस, तुम तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाले आदमी हो यार, तुम्हारा तो ग्राफ डार्क करना पड़ेगा, लाओ तुम्हारा ग्राफ दो। तो बेचारा कॉस अपना ग्राफ देगा शर्माते हुए। अब ये जो भी ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, इस ग्राफ को वो डार्क करेंगे कहां से, देखो कहां से, माइनस इन्फिनिट से 0 तक, तो माइनस इन्फिनिट से 0 तक सारा ग्राफ डार्क करवा लेंगे, 0 तक, ये वाला डार्क हो गया। अब डार्क किए ग्राफ की उछाल देखो कहां से कहां तक है, तो ये देंगे उछाल कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। अब ये किसके ऊपर बैठा है, ई के सर पे, ई के सर पे बैठते ही, जैसे ई के सर पे cos ln फ्रैक्शनल पार्ट x ये सब बैठेंगे, बैठते ही ये देखते ही पहचानेगा, अच्छा हमारे नीचे तो ई है, ई तो ये ई की पावर x, बेसिक फंक्शन ई की पावर x है, ये वाला ग्राफ काम में कर रहा है, अरे ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, लो हमारी वैल्यूज को डायरेक्ट यूज करो, डिक्रीजिंग हो तो पलट के यूज करो, इंक्रीजिंग हो तो डायरेक्ट यूज करो, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो तो डार्क कराओ, डार्क करे हुए ग्राफ की उछाल देखो। अब देखो ई की पावर की उछाल, ई की पावर में देखते हैं ना, अब ये दौड़ा है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, तो ये अपनी वैल्यूज जब देगा ना, तो हो जाएगा e की पावर -1 से e की पावर 1 तक। इसका मतलब हमारी रेंज आ गई मेरे भाई कहां से कहां तक, 1/e से e तक, ये आंसर हो गया रेंज का। तो दिस वे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। मुझे नहीं पता आज के दिन में हमने कितने क्वेश्चन करे, ठीक है, लेट्स सम मार्क, है ना, मैंने कुछ कोशिशें तो करी है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, है ना, 9, ठीक है, 10 11 12 13, पीछे चलो जल्दी जल्दी, 14 15 16, 15 ही है ना, 16 17, ठीक है, 18 19, ठीक है, 20 21 22 23 24 क्वेश्चंस करके चुके हैं अपन, 24 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, ठीक है। मेरा ना ख्याल है हमारे पास में जो 1 घंटा सवा घंटा का टाइम था, उसके हिसाब से बुरा वाला सीन नहीं है, रेंज में हमने तकरीबन 24 क्वेश्चन डिस्कस करें, कंसेप्चुअली इनके सारे कंसेप्ट लिख लें, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, अच्छे से रखें चीज़ों को, थोड़ा दिनों तो खुशहाल जिंदगी जिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर A2 और E2 किसके लिए है, भैया देखो एक्चुअल में जो बच्चे अभी तक बिल्कुल ही खत्म हो गए थे ना, उनके लिए दोबारा समझने के लिए है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। √x वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा ऋषिकेश, सॉरी, है ना, ठीक है, चलो बस, है ना, आपके लिए नहीं है वो, चलो बस रखते हैं ना।